आज मेरे शहर राजनांदगांव का बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट में हमें तो देखने को अंदाज़ा मिला, बजट का मिला जुला असर हमें देखने को मिला। कुछ एक चीज़ों पर घाटे नज़र आए तो कहीं पर फ़ायदा भी नज़र आया। पूरी संस्कृति सभ्यता के साथ संस्कारधानी राजनांदगांव में बजट प्रस्तुत किया गया। हमारे साथ अर्थात लाल टोपी के साथ देखिए कि किस तरह से कानाफूसी हो रही है। बजट किस ओर जा रहा है इसे आपको दिखाते हैं और इस बजट की सारी विशेषताओं को जो हमने देखा है उसे आपको दिखाएंगे। ये बजट मेरे शहर का है तो चलो मेरे साथ आपको ले चलता हूँ इस बजट की ओर। पिछवाड़े की ओर से प्रारंभ करते हैं अरुण देवांगन के साथ। मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। मेरे वार्ड क्रमांक 50 रानी चौक और वही वार्ड सिंधई, जहाँ माननीय पूर्व प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत द्वारा स्वीकृत राशि, मैं सम्मान करता हूँ अमरजीत भगत जी को सदन के माध्यम से, जिसने मेरे वार्ड को सुना, जो 6 लाख रुपए की राशि भवन निर्माण करने के लिए प्रदान किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद उसको। लेकिन 6 लाख रुपए की राशि से छात्रावास के लिए जो भवन निर्माण किया गया, लेकिन भवन का निर्माण ऐसे गुणवत्ताहीन किया गया कि लोकार्पण से पूर्व ही छत का बीम टूट गया, साथ ही वॉल क्रैक हो गया तथा भवन का प्लास्टर निर्माण पश्चात ही उखड़ने लगा है, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा माननीय पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव गहरे जी तथा निगम आयुक्त को पत्र के माध्यम से 2/1/2023 को 1 वर्ष पूर्व अवगत कराया गया, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा क्यों? पूर्व में हमारे साथ वहाँ पर वही सभा समिति ने की थी, वो बेचारे मैं यहाँ नमन करता हूँ उनको कि एक वो कही थी, उसका जाने के बाद कोई आंदोलन इनका नहीं हुआ और अच्छे से नगर निगम करा। हमारे 4 साल में लगभग 1.5-2 साल कोरोना में रहा। 1.5-2 साल में हमारी माननीय महापौर जी ने और सारे पार्षदों ने कोरोना के समय अपने अपने पार्षद मिली और माननीय महापौर जी ने तो पूरे इंदौर वार्ड में राशन की व्यवस्था करके हमने पूरे वार्डों में जहाँ जरूरत पड़ रहा है वहाँ बांटा है। नीति थी महापौर जी की सराहनीय कार्य था और सभी पार्षदों का सराहनीय कार्य था। कोरोना काल में किसी को हमने वंचित नहीं दिया और सभी ने अपना अच्छा सहयोग किया। इसलिए महापौर नहीं हुई है, इसलिए इसको हमने भेज दिया है, कर दिया है। जब सामान्य सभा होगी तो इस विषय को रख लेंगे। माननीय सभापति जी, आपने स्वयं पत्र भेजा है कि कोई विषय है तो लाया जाए, तब यहां तक के आपको भी इन्होंने अंधेरे में रखा। आपने बकायदा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सभापति जी आपने पत्र भेजा कि कोई विषय है तो लाए सामान्य सभा के लिए, और ये कहते हैं कि अभी हमारे पास 8-10 महीने में सभा भी हुई थी, तो ये कौन सी बात हुई। और कार्यादेश भी जारी हो चुका है, तो कार्यादेश जारी होने के बाद बोलते हैं उसको सदन में लाएंगे। तो सदन में लाएंगे तो क्या सब पार्षद लोग फंसेंगे, आपके कार्यादेश को सहमति देंगे? ये भी आश्चर्य वाली बात है। ये तो वो बात हुई कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, विवाह हो, बच्चा पैदा हो गया, विवाह नहीं हुआ है। फिर पूछा गया क्यों भैया, तो बोले कि अभी लग्न नहीं था, अब लग्न आ रहा है तो विवाह कर देंगे। ये इस प्रकार की कार्यप्रणाली, इसमें से बजट में नगर निगम के स्रोत की वृद्धि के करने हेतु राखू लाइन स्थित आयुर्वेदिक हॉस्पिटल औषधालय जो बंद है, 16 करोड़ रुपए का 2 मंजिला बनाने का लगातार 5 वर्षों से सपना दिखाते जा रहा है। क्या हुआ इन 5 वर्षों में? निर्माण किए जाने की समस्या लगातार चारों बजट में दिखाया गया। सपने का अब तो सपना दिखाते दिखाते आपकी यही झूठ वादे के कारण आपकी सरकार भी चली गई।
कांग्रेस की प्रतिनिधि सिर्फ सपना दिखाने का कार्य करते हैं। और 2023 दिनांक 28/2023 को बैठक 1 अप्रैल 2020 से 30 अगस्त लेकिन यहाँ पर ये लोग लगा बुजुर्गों को पेंशन तब भी कुछ नहीं हुआ है। अभी भी बजट पर आप सरकारी कैंसिल हो गया, पैसा नहीं आया। इसलिए सदन के सभी वरिष्ठ सदस्यों से मैं मेरे पहले कार्यकाल का भी 5वां बजट सम्मानीय महापौर महोदय जी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ यहाँ पे सम्मानीय पार्षदगण बैठे हुए हैं, कोई 4 बार के हैं, कोई 5 बार के, लेकिन मैं प्रथम बार का पार्षद हूँ और मैं उन्हें हर बजट और हर सदन में सुना हूँ। तो उनका यही कहना है कि हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रयास कर सकते हैं कि जो बेहतर है उसे और बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। उसी अनुसार अभी तक यहाँ 5 साल निगम में कार्य होते हम सब ने देखा। माननीय सभापति महोदय जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूर्व मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरे वार्ड में आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन किया, और साथ ही साथ महापौर महोदया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि म्युनिसिपल स्कूल का चयन हो चुका था, उसके बाद भी महापौर जी ने प्रयास किया, जिसको लेकर के रायपुर से अधिकारी यहाँ आए और जगह का अवलोकन किया और मेरे वार्ड को चिन्हांकित किया गया। रखने के लिए, सजोए रखने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। उन प्रयासों में हम अनभिज्ञ नहीं हैं, हम सभी उन प्रयासों में लगातार लगे रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। छत्तीसगढ़िया मान बढ़ाने में अभिमान स्वाभिमान। अरे नगर विकास को आपको सुनना नहीं है, नगर विकास के लिए नगर विकास की बात कर रहा हूँ मैं। अरे मैं महिलाओं के उत्थान की बात कर रहा हूँ, महिलाओं के उत्थान के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए ना, मैंने तो आपके सरकार बजट का कार्यक्रम चल रहा है। बजट में सभी पार्षदों को बोलना है, और इस बजट में ऋषि शास्त्री जो पार्षद हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और लगभग 1.5 घंटे तक इनका भाषण चला, और 1.5 घंटे में लगभग 180 बार भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिक्र इन्होंने किया। क्या भूपेश बघेल को सांसद के लिए यहाँ पर लड़ाने की कोशिश चल रही है ऋषि शास्त्री जी? आज बजट का दिन है। मैं सबसे पहले राजनांदगांव संस्कार थानी की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज नगर के बजट को लेकर के महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख जी आई, और जब मैं नगर निगम का पार्षद बन करके आया था तो 55 लाख के घाटे का बजट हुआ करता था, और आज वह बजट घटकर 28 लाख के घाटे का बजट आ गया है। जबकि कोरोना काल और भी बहुत सारे हमने ऐसा समय देखा है। और आपने जो सवाल किया है, निश्चित ही हमारा देश लोकतांत्रिक देश, और किसी भी चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उस अभिव्यक्ति को आज़ादी दी गई है। और मेरा मानना है कि संस्कारधानी का सौभाग्य नहीं, मेरा सवाल था 1 घंटे में 180 बार भूपेश बघेल का नाम लिया आपने, जबकि नगर निगम राजनांदगांव का बजट चल रहा है। जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने ऐसे कार्य किए कि आज विश्व पूर्व मुख्यमंत्री जी को स्मरण करता है।
और आपने कहा कि सांसद वाली बात, कि सांसद लड़ना चाहते हैं क्या भूपेश बघेल जी 11 संसदीय क्षेत्र में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर राजनांदगांव वो चुनाव लड़ते हैं तो हम संस्कारधानी वासियों के लिए सौभाग्य की बात रहेगी, क्योंकि कार्यशैली मैंने 1 to 1 में भूपेश बघेल जी की देखी है। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे टिकट दिया, मैं पार्षद बना, और आप 1.5 घंटा तक हमारी अभी बात भी सुने, तो इसका सबका श्रेय मेरा नहीं है, ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का है, जो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और इस बजट में मोदी जी की बात भी निकल रही है, बेरोजगारों की बात कर रही है, रोजगार के बारे में बात चल रही है, क्या बात है? क्या बाकी में देश में 10 सालों में मोदी की कोई बातें आपको इस शहर में या संसदीय क्षेत्र में नजर आए? सांसद प्रतिनिधि भी बैठे हुए थे, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे। बेरोजगारी भत्ता को लेकर के बजट में बातें हुआ करती थी। मैंने महापौर महोदय से और अध्यक्ष महोदय से व्यवस्था मांग करके यह कहा है कि बेरोजगारों के लिए भी बजट में योजना हो, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीने से बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ 2 करोड़ नौकरी का जुमला तो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने वो चुनाव में रखते ही हैं। तो अब लगातार इसके लिए आप देख रहे होंगे पूरे देश में बेरोजगार लगातार प्रयासरत हैं, आंदोलनरत हैं, लेकिन अब उनका मोदी जी की हिसाब से मोदी जी किसी की नहीं सुनते। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपको, ये भारतीय जनता पार्टी 400 पार बोल रही है जी, क्या आपको लगता है 400 पार संभवतः हो पाएगा? देखिए, पार्टी अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी बात रखती हैं। आज आप देख रहे हैं देश में किस तरीके से हम, एक समय यह नारा रहता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। महिलाओं के लिए हम बात किया करते थे, नारी शक्ति ही देश की शक्ति है। हम बात किया करते थे युवाओं की, कि बढ़ेगा युवा तभी देश बढ़ेगा। ऐसे ही हम बात किया करते थे हमारे जो परंपरा है, संस्कृति है। हम बात किया करते थे संवैधानिक व्यवस्था की, शासकीय व्यवस्था की। आज आप देख रहे हैं कि विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। निश्चित ही भविष्य में इसकी दशा भी विपरीत होगी। और इन 5 सालों में आप 5 साल पार्षद रहे और ये आपका आखिरी बजट है, कैसा रहा नगर निगम का ये कार्यकाल? देखिए, बहुत ही अनुभवदायक रहा है। मैं पूर्व में ही आपसे कह चुका हूँ कि मैं सबसे कनिष्ठ उम्र में पार्षद मुझे बनने का मेरे वार्डवासियों ने अवसर प्रदान किया है। और सांसद प्रतिनिधि जो हैं वर्तमान में, उन्हें जनता ने प्रायः नकारा और मुझे मौका दिया है। तो मैं अपनी क्षमता अनुसार अपने वार्ड के लिए लगातार मैंने विकास कार्य किए, इसलिए मुझे 1.5 घंटा लग गया है मेरे वार्ड के विकास को बताते हुए। कुछ काम छूट गए हैं, उसको लेकर भी मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने सभापति महोदय जी से व्यवस्था मांगी है। जो 17-18 में पास हुए थे काम, मेरे से जितनी क्षमता हुई वो आधिकारिक मामला है, उसे अधिकारी ही मिल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो उस पर भी मैंने बजट में बात अपनी रखी है, क्योंकि वह पूर्व में रखे गए बजटों का ही मामला रहा है। और इस प्रकार से जो मेरी जिम्मेदारी है वो निरंतर वार्ड के विकास के लिए रहेगी। अभी 8 महीना और है, 8 महीने में हम लगातार और काम करेंगे। अभी इतने सारे काम कर लिए और करेंगे, मौका देगी जनता अपनी परेशानी लाएगी। हम खड़े हैं निदान करने के लिए, हम मीडिएटर के रूप में लगातार काम कर रहे हैं और शासन के हर स्तर तक जाने के लिए हम जनता के लिए तैयार हैं। ये हैं ऋषि शास्त्री जी, और जिनके अंतर्गत हेमा देशमुख जी का, महापौर जी का, और महापौर जी आज भी सपने में हैं। सपना पता नहीं पूरा 5 साल जब 2024 दिसंबर में हो जाएगा तब शायद हेमा देशमुख जी का सपना पूरा हो पाएगा। उनको लेकर सवाल उठेगा, क्योंकि नगर निगम में आयुक्त को, अभिषेक गुप्ता जी को आयुक्त बन के आए हुए लगभग 1 वर्ष हो रहे हैं, जिसमें से
6 महीना उन्होंने 7 महीना कांग्रेस के शासनकाल में अपना पूरा किया है। उस समय आयुक्त चैम्बर में बैठे होते थे, चैम्बर से बाहर निकलने का उनको अनुमति नहीं था, नगर निगम आयुक्त को, अधिकारियों को, आप चैम्बर में बैठिए और बिल बनाइए था। लेकिन जब से विष्णुदेव साय जी की जो है सरकार बनी और अरुण साव जी मुख्य उसके नगरीय प्रशासन मंत्री बने, सभी नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि सुबह 6 बजे उठ करके आप सफाई व्यवस्था चेक करें, 8 बजे जा करके कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको चेक करें, और जब अधिकारी फील्ड में जाएंगे तो स्वाभाविक है उंगली उठेगी, क्योंकि महापौर जी के नेतृत्व में सफाई व्यवस्था के नाम पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। तो जिनके यहाँ भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं वो स्वाभाविक तौर पर आयुक्त के फील्ड में घूमने का विरोध कर रहे हैं। इस बार बजट जो पेश कर रहे हैं तो उन्होंने अपने गिरबान में झांक के देना चाहिए, क्योंकि बूढ़ा सागर का जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके कार्यकाल में हुआ है, और उनके कार्यकाल में हमने जांच समिति बैठाई, उन्होंने नहीं बैठाई थी जांच समिति, हमने सजा दिलाई, उन्होंने नहीं दिलवाई थी सजा। तो वो पहले हिसाब दे कितना पानी फेंका और कितना पानी निकाला, कितना कीचड़ निकाला। असली भ्रष्टाचार तो मधुसूदन जी के कार्यकाल में हुआ, और काम भी 5 साल का हिसाब देख लीजिए उनका, एक काम नहीं हुआ। भाजपा के कार्यकाल में एक काम नहीं, उनकी जो कि सत्ता थी। हमारे कार्यकाल हमने कम से कम 80% काम तो पूर्ण किए हैं और शहर को सौंदर्यीकरण की ओर ले चले हैं। निश्चित रूप से जनता ये देख रही है और समझ रही है। हम चाहते हैं कि 1 साल हमारा बचा, ये कार्यकाल भी बहुत अच्छे से गुजरे, सरकार पैसा दे, निश्चित रूप से काम करेंगे। 4 साल तक हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की, लेकिन जब 5वां साल में भाजपा की सरकार आई, पता नहीं किसके दबाव से आकर आयुक्त साहब ने 27 कर्मचारी निकाल दिए। शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई। कुछ आवश्यकताएं थी जो जरूरत थी सफाई के लिए, उसको उन्होंने मना कर दिया। नियम विरुद्ध उन्होंने टेंडर निकाल दिया, जिसको MSI के अधिकार के हमने रद्द कर दिया। तो भाई इतनी क्या हड़बड़ी है भाजपा के, किसके इशारों पे आप काम कर रहे हो? आप नियम से चलिए, कायदे से चलिए, निश्चित रूप से शहर विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। जिनका कार्यकाल है, कार्यकाल अच्छे से चलने दीजिए और काम पे फोकस कीजिए। जी, घाटे का बजट जरूर है, लेकिन घाटा 4 साल में हमने कब किया है? हमने कोई संपत्ति कर, मतलब कोई भी कर नया लागू नहीं किया। मेरे कार्यकाल के 5 साल में हमने 5 साल में कोई भी कर जनता पे नहीं थोपा है, अतिरिक्त हमारा कोई कर लागू नहीं हुआ है। और ये बजट हमारा 5वां बजट है और अंतिम बजट है। शहर विकास में हम लगातार काम करते रहे, चाहे शहर को हरियाली से भरने का काम हो। फ्लाईओवर के आसपास देखिए जितनी भी हरियाली दिख रही है वो हमारी देन है। अगर हम बात करते हैं सड़कों की, तो मोतीपुर की सड़क जो लगातार मांग पे चल रही थी, कभी 15 साल में पूरे नहीं हुए, या 20 भी साल हो गए लेकिन पूरे नहीं हुए, लेकिन हमारे कार्यकाल में पूरा हुआ। बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड जो दलदल की तरह था, हमने उस पर कंक्रीट कराया। हमारा ईदगाह रोड जो लगातार मांग करते बच्चों के स्कूल के कारण ख़राब था, हमने वो पूरा की। लगातार हम सौंदर्यीकरण पे काम करते रहे, राय सागर और इस बार हमने प्रस्ताव भेजा है STP के लिए। चूँकि शहर के गंदे पानी तालाब में सीधे चले जाते हैं, तो STP निर्माण के लिए हमने 20 करोड़ की राशि की मांग की। साथ ही हम मतलब महावीर चौक और भदौरिया चौक पे सेट के निर्माण के लिए पैसे की मांग की। हम चाहते हैं कि ओवरब्रिज है उसके नीचे सौंदर्यीकरण किया जाए, और उस सौंदर्यीकरण के हमने बैडमिंटन कोर्ट बनाने के लिए, हम बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के लिए राशि की मांग की। और आ जाए तो हम इस ओवरब्रिज को सुसज्जित कर दें। तो लगातार हम सरकार से राशि मांग रहे हैं। हमारे कार्यकाल में हमको बहुत राशि मिली, जहाँ पर 2 करोड़ पुण्य मेला के लिए मिला, साथ ही सामाजिक भवनों के लिए 2 करोड़ की राशि मिली, जो कभी नहीं होता था, उसके लिए हमको राशि मिली। हम चाहते हैं विष्णुदेव सरकार से कि वो भी हमको इस बार ऐसी राशि दे जिससे शहर विकास की ओर और आगे बढ़ जाए। हमारी 4 करोड़ की राशि उन्होंने कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। हम चाहते हैं कि शहर के सौंदर्यीकरण की जो 4 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो घोषणा की थी, वो राशि हमें वापस करें, ताकि शहर में दलगत राजनीति से उठकर हम विकास कर सकें। भ्रष्टाचार का ही मुद्दा उठ रहा है। जी, बजट पेश है, बताइए क्या क्या। महापौर जी ने आज अपना अंतिम बजट, 5वां बजट यहाँ प्रस्तुत करी है, और 28,50,000 रुपये के नुकसान का बजट प्रस्तुत करी हैं, और साथ ही साथ 68 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं के लिए जो है उन्होंने बजट प्रावधान करी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 साल के बजट में महापौर जी कुछ कर नहीं पाई। जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में और राजनांदगांव में खुद महापौर कांग्रेस की थी, उसके बाद में यदि वो अपने बजट को धरातल में नहीं उतार पाई, तो आज 68 करोड़ रुपए का जो बजट उन्होंने प्रस्तुत करी है, वो बजट को कहाँ से पूरा करेंगी? महापौर जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
क्योंकि राज्य शासन में बैठे हुए विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री जी से मिल सके उतना हमारे महापौर जी के पास समय नहीं है। बहुत व्यस्त है महापौर जी, या ऐसा लगता है कि सपने में है वो। जैसा पहले बजट में महापौर जी ने बोली थी कि हम सपनों का राजनांदगांव बनाएंगे, तो सपने में महापौर जी आज भी हैं कि घर में बैठे बैठे बजट प्रस्तुत कर देंगी और वो बजट के लिए राज्य सरकार से पैसा आ जाएगा। राज्य सरकार से पैसा चाहिए तो महापौर जी को नगरीय प्रशासन मंत्री, राजनांदगांव के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी और विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास जाना होगा। महापौर जी के पिछले 4 साल का बजट पूरी तरह फेल रहा है, जिसका दुष्परिणाम अभी आप सामान्य समय बजट में देख सकते हैं। कांग्रेस के पार्षद ही बोल रहे हैं सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली ठीक नहीं है। और तो और संतोष पिल्ले जी जो चेयरमैन हैं वो ये बोले कि मेरे वार्ड का डामरीकरण। अरे भैया, हमारी सरकार बने 3 महीना हुआ है और डामरीकरण का पैसा आए, स्वीकृति आए। पैसा तो सिर्फ 70 लाख आया था 7 करोड़ में, पैसा आए, स्वीकृति आए जो है अगस्त 2022 में आया था। इतने दिनों में आपने वो अपने वार्ड का टेंडर करवा के काम शुरू क्यों नहीं करवा लिए? क्योंकि महापौर सहित कांग्रेस के पार्षद और चेयरमैन सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त थे, नगर निगम को खोखला बनाने के लिए लगे हुए थे। इसी तरह से वो जनहित में कोई काम नहीं कर पाए और राजनांदगांव की जनता ने विधानसभा चुनाव में दिखा भी दिए। हेमा देशमुख जी के खुद के वार्ड से महापौर जी के 1000 वोटों की लीड रमन सिंह जी को रही है और 123 में से 119 बूथों में भारतीय जनता पार्टी को एकतरफा बहुमत के साथ में विजय श्री प्राप्त करना, आज तक का इतिहास बनाना, ये महापौर जी के बहुत किए हुए मेहनत का परिणाम है। साइंस कॉलेज, हॉकी स्टेडियम और बहुत सारे राजनांदगांव नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। क्या कार्यक्रम हुए वहाँ, किस तरह से हुए, सारे मुद्दों को लगातार बजट के माध्यम से या सामान्य सभा के माध्यम से उठाते रहते हैं। देखिए लाल टोपी राजू सिंह, राजनांदगांव।